हेलो डियर सीए इंटर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू सीरीज जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर लॉ आंसर। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि मैंने तो बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं, मैंने तो सेक्शन नंबर भी लिखा था, इतनी लेंथ लिखी है, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो मैं आपको एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि कहाँ पर आप गलत हो रहे हो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये मेरे सीए इंटर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ का स्टूडेंट है एंड मैं उसका आंसर भी डिस्कस करूँगी। मैं ये भी बताऊँगी कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट मार्क्स आए, और इस स्टूडेंट ने क्या गलतियाँ की वो सब बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर एंड मेरी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन है। ग्लोबल स्ट्रीम एक हाईटेक कॉरपोरेशन है इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग एआई ड्रिवन क्लाउड एनालिटिक्स। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने बैठते हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो और एक छोटी सी डॉट बना लो वहाँ पर, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका मेंटली एक आंसर रेडी है। वरना क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लोगे और अगर आंसर स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो पैनिक हो जाओगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ना आपको ऐसे कीवर्ड्स है ना, उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए एंड यू शुड मेंटली स्टार्ट फ्रेमिंग योर आंसर। तो ये सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलता है कि ये जो कंपनी है विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या ये एक फॉरेन कंपनी हो सकती है। इनकॉर्पोरेटेड इन यूके है, स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग क्लाउड एनालिटिक्स। द कंपनी डज नॉट हैव एनी रजिस्टर्ड ऑफिस ब्रांच और फिजिकल एम्प्लॉइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, ये कुछ फॉरेन कंपनी जैसा ही लग रहा है। स्टूडेंट्स, ये न्यू क्वेश्चंस है, मेरी टेस्ट सीरीज में सारे न्यू क्वेश्चंस है जो आपको कोई भी प्रीवियस एमटीपी आरटीपी या पास्ट एग्जाम में नहीं मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। The company does not have any registered office within the territory. However, it maintains highly interactive website and dedicated mobile application. अरे physically present नहीं है तो क्या हुआ, electronically तो present है। All the data processing occurs on servers located in London. कोई बात नहीं, रूल 2 ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स 2014 ये क्या बोलता है कि सर्वर अगर आउटसाइड इंडिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो इंडिया में देन यू आर कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। The company utilizes the content delivery network service provided by a third-party Indian vendor to ensure low latency for its Indian users. ठीक है. Now, the company frequently conducts virtual tech expos via encrypted video conferencing for prospective Indian investors. It has integrated a local payment gateway that accepts Indian rupees for its subscription fees. तो वो Indian rupees में भी subscription fees accept कर रहे हैं. The board of directors argue that since they have no physical brick and mortar present, मतलब उनका कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर, कोई ब्रिक एंड मॉर्टार मतलब कि कोई ऐसे बिल्डिंग नहीं है, ऑफिस नहीं है, तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है या कोई एजेंट भी नहीं है, सो दे डू नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। ये उन कंपनी के डायरेक्टर्स का मानना है। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ द कंपनी अंडर द एक्ट। तो येस, ये एक फॉरेन कंपनी है जो भले ही आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट की गई है, लेकिन इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट इन इंडिया। इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस इन इंडिया। बहुत सारी चीज़ें जो वो इंडिया में कर रहा है। तो यहाँ पर दे आर ऑफरिंग कंटेंट CDN सर्विस, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी इंडियन वेंडर। तो यहाँ पर वो डेडिकेटेड वेबसाइट से भी ऑपरेट कर रहा है, डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, इंडियन रुपीज़ में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, वर्चुअल टेक्स्ट एक्सपोज कर रहा है, इंडिया में ऑर्डर्स ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस तो है ना। अच्छा, अब इस आंसर की फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, मतलब कि मॉडल आंसर क्या क्या है इसका, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है ऑफ अ फॉरेन कंपनी। यू विल स्टार्ट विद अ सेक्शन नंबर। मैम, अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखा यहाँ पर तो चलेगा क्या? सीए इंटर लेवल में अगर आप बोलोगे कि मुझे फॉरेन कंपनी का सेक्शन नंबर नहीं पता तो फिर ये तो नहीं चलेगा। अगर कोई फाउंडेशन स्टूडेंट ये बोलता है कि मैम मेरे को डेफिनेशन का सेक्शन नहीं आ रहा, तो ठीक है, लेकिन ये आप फाउंडेशन में भी पढ़ चुकी है, इंटर में पढ़ रहे हो, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे को सेक्शन नंबर नहीं पता। तो ये पर्टिकुलर केस में आपको सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, डेफिनेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आपको इसका सेक्शन नंबर पता होना चाहिए और एग्जैक्ट डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए।
फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड एज एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये भले ही इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इट सेल्फ और थ्रू एजेंट इट इज़ प्रेजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फाउंडेशन में तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे इतना उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आकर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है ये पता होना चाहिए। तो इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखनी है, आप ये ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड को आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की पूरी डिटेल लिख सकते हो जो दी है रूल 2 ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014। मॉडल आंसर में उन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है इंक्लूड करना चाहिए। तो ये आप लिख के इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आता है वो सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी दी हुई है 5 मार्क्स के लिए, और कितना लिखेंगे, पेपर भी तो कंप्लीट करना है ना, तो आप सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन ये रूल अगर लिखोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनर को लगेगा कि भाई पढ़ के आया है ये। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड is quite broad and it covers various digital activities, very good, including business to business, business to consumers, data storage, supply chain management। तो एक जनरल इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि मॉडल आंसर में भले ही उन्होंने नहीं लिखा, शायद इंस्टीट्यूट भी ना लिखे, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड एक्टिविटीज़ वेदर द सर्वर इज लोकेटेड इन इंडिया और नॉट, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पे प्रोविजंस में ऐड कर सकते हो। जो भी आपको लगता है ना कि मैं एनालिसिस में इसको लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, तो आपको लगता है कि एनालिसिस में मैं इसके बारे में कुछ कमेंट करने वाला हूँ, तो आपको उसी चीज़ का रेफरेंस प्रोविजंस में लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रोविजंस आपको जितना आप टेक्निकली साउंड होगे ना उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप ओन वर्ड्स में लिखना अवॉइड करो प्लीज़। आप एनालिसिस ओन वर्ड्स में लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोविजंस को आप ओन वर्ड्स में मत लिखना प्लीज़, ठीक है। चलो, फैक्ट्स ऑफ द केस तो वैसे भी पेपर प्रेजेंटेशन है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, तो ये आप शॉर्ट में लिख लो, स्टोरी कंप्लीट करने मत जाओ, ठीक है। अब एनालिसिस में देख लेते क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि देखो यहाँ पर लोकलाइज्ड पेमेंट गेटवे भी है उसका, तो इट इज़ एस्टैब्लिशिंग सम फंक्शनल प्रेजेंस इन इंडिया। CDN फर्दर एस्टैब्लिश करता है कि नहीं कुछ इंडिया में प्रेजेंस है, इवन दो प्राइमरी सर्वर्स आर लोकेटेड इन लंडन। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ पर सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आप फिजिकली प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो, अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो फिर येस यू आर कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी, ऑल द प्रोविजंस विल अप्लाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रेजेंट है। फिजिकल प्रेजेंस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। डिजिटल फुटप्रिंट सफिशिएंट है। इट इज़ कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, वर्चुअल एक्सपोज भी होल्ड कर रही है, लोकलाइज पेमेंट गेटवे भी यूज़ कर रही है, CDN सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रेजेंट है, सर्वर यहाँ पर है कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो आप एनालिसिस देख रहे हो ना, ये उन्होंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बने, हाँ, लेकिन कीवर्ड्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इट क्वालिफाइज एज अ फॉरेन कंपनी। इट इज़ the lack of physical presence is irrelevant because business operations are conducted through electronic mode. It actively performs business activities within India. तो आपने ये बात नोटिस की कि प्रोविजंस में उन्होंने प्रॉपर लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किए लीगल और ओन वर्ड्स में। अब मेरे स्टूडेंट ने क्या लिखा था वो देख लेते हैं। एक तो पहली बात, CA इंटर के एग्ज़ाम में आप ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, आपको ट्राई करना है कि लीगल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। दूसरी बात, इसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखा। ये तो फिर भी थोड़ा सा लेजिबल है, आगे के जितने भी टेस्ट्स इसने लिखे ना, हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती गई कि मुझे छांटना पड़ा कि अरे इसमें से इसको मार्क्स किसके लिए देने हैं हमें। फिर इतने कन्फ्यूजिंग तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग की गई है, क्या ज़रूरत है, आपको सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो ना। अब देखो, एज पर द फॉलोइंग, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि अब आप ही बताओ मेरे को कितने मार्क्स देने चाहिए इसमें। एज पर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक तो ये कंपनीज की स्पेलिंग इसने रॉन्ग लिखी है, कंपनीज होते हैं COMPANIES, तो इसने Y' लिखा हुआ है। सबसे पहले तो तुम एक्ट का नाम ही सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, तो फिर CA इंटर में मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। एनी कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू फिजिकल फॉर्म, फिजिकल की स्पेलिंग गलत, और इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी थर्ड पार्टी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। सीए इंटर लेवल में इस डेफिनेशन पे मार्क्स कैसे मिलेंगे? यहाँ पर आपने रूल नहीं लिखा है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आता है वो नहीं लिखा है, डेफिनेशन भी करेक्ट नहीं है। तो अब आप ही बताओ, आप बोलोगे कि मैंने तो डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इस डेफिनेशन में मैं क्या मार्क्स दूँ? अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द केस में इतना सब कुछ लिख लिया है, देखो ये फैक्ट्स ऑफ द केस है जिसके मार्क्स ही नहीं है, ये तो सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। अब एनालिसिस में 5 लाइंस लिखी हैं, अब इसके क्या मार्क्स देने चाहिए बताओ? पढ़ लेते हैं। एंड ग्लोबल स्ट्रीम ऑल्सो कंडक्ट्स, आई थिंक इसने फैक्ट्स में ही ना एनालिसिस भी लिख लिया लगता है। देखो ये क्या लिखा है इधर, समझ नहीं आ रहा। So it is a high-tech corp, okay, in UK. It is providing services. They do not have any physical form, but they provide service to Indian clients in Indian territory. They perform business through third-party Indian vendor. So it can be said a foreign company. अब क्या ये सिर्फ facts of the case है? ये तो आपका एनालिसिस और सॉल्यूशन भी हो गया। अब अगर इंस्टीट्यूट फैक्ट्स ऑफ द केस हेडिंग पढ़ के ये पढ़े ही नहीं, ये सोच के कि इसने तो फैक्ट्स लिखे हैं, आपने फैक्ट्स के साथ साथ इसमें एनालिसिस भी घुसा दिया, कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो इसी में उसने एनालिसिस भी लिख दिया है, गलत है। सिर्फ फैक्ट्स लिखो, एनालिसिस अलग से लिखो। इट कंडक्ट्स वर्चुअल, ओके, फॉर इंडियन इन्वेस्टर एक्सेप्ट्स पेमेंट इन इंडियन रुपी, सो इट डज नॉट मैटर दे हैव फिजिकल प्रेजेंस और नॉट इन इंडिया, बट दे हैव बिजनेस कंडक्टेड इन इंडियन टेरिटरी वाया ऑनलाइन मोड। क्या मार्क्स दूँ बताओ आप इसके? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इस इंग्लिश के क्या मार्क्स दूँ। वो कोशिश कर रहा है, कोशिश करी है कि देखो उसके इंडियन क्लाइंट्स हैं, थ्रू थर्ड पार्टी वो बिजनेस कर रहा है, वर्चुअल टेक एक्सपोज भी कर रहा है, लिखा है। लेकिन आप ही बताओ, फ्रेमिंग इस तरीके से अगर आप करोगे तो लिखने के बावजूद मार्क्स कैसे मिलेंगे? सर्वर की बात ही नहीं की है इसने, टेक्निकल लीगल वर्ड्स लिखे ही नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के एनालिसिस और फैक्ट्स का पूरा मिक्सचर कर दिया है। लिखने के बावजूद आपका आंसर लॉस्ट हो गया है, मार्क्स कैसे मिलेंगे? हेंस इट इज़ हैविंग बिजनेस इन इंडिया वर्चुअली, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, वर्चुअली लिखा है वर्टिकली लिखा है, दे ये क्या लिखा है? बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी। आंसर सही है, फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? इस तरीके की अगर आप फ्रेमिंग करोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे उसको ये क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स देने चाहिए। और इसी तरह पेपर एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करते रहें, बिकॉज और भी बहुत ज़्यादा हम पेपर्स को लाने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि क्या एक्सपेक्टेशन है ICAI की और आपको क्यों मार्क्स नहीं मिल रहे। फॉलो ज़रूर करना और किसी एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करना जो यही कंप्लेन लेके आया है, मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन मार्क्स नहीं मिल रहे। स्टूडेंट्स, वी हैव fast track lectures, regular lectures and test series on my website capreetyagarwal.com। तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करना।